जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी एयर मासेस के बारे में और हमने पढ़ा था फ्रंट्स के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये विद इन द ट्रॉपिक्स फॉर्म होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बियॉन्ड दी ट्रॉपिक्स फॉर्म होते हैं। बेहद सिंपल। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये विद इन द ट्रॉपिक्स फॉर्म होते हैं। और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स फॉर्म होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये देखने को मिलते हैं मिड लैटिट्यूड्स में, ये देखने को मिलते हैं हाई लैटिट्यूड्स में। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनको टेम्परेट साइक्लोन्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टेम्परेट साइक्लोन्स, या इनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये विद इन द ट्रॉपिक्स अकर होते हैं। और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स देखने को मिलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये देखने को मिलते हैं मिड लैटिट्यूड्स में, ये देखने को मिलते हैं हाई लैटिट्यूड्स में। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनको टेम्परेट साइक्लोन्स भी बुलाया जाता है। टेम्परेट साइक्लोन्स या इनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी बुलाया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं अलोंग द पोलार फ्रंट। एक पोलार फ्रंट फॉर्म होता है। किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये जो पोलार फ्रंट फॉर्म होता है इसके अलोंग देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनके फॉर्मेशन की कहानी क्या है उस फॉर्मेशन की कहानी को देख लेते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के बारे में, ये हम केस कंसिडर कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं देखो। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो स्टेज अकर हो रही है उस स्टेज को हम बुला रहे हैं स्टेज जीरो। क्या बुला रहे हैं? स्टेज जीरो बुला रहे हैं। स्टेज जीरो में क्या होता है? एक होता है वार्म एयर मास। एक क्या होता है? एक होता है वार्म एयर मास। और ये जो वार्म एयर मास होता है ये साउथ की तरफ से मूव कर रहा होता है। ये जो वार्म एयर मास होता है ये साउथ की तरफ से मूव कर रहा होता है। और दूसरा होता है कोल्ड एयर मास। दूसरा होता है कोल्ड एयर मास। और ये जो कोल्ड एयर मास होता है ये नॉर्थ की तरफ से मूव कर रहा होता है। वार्म एयर मास जो है वो साउथ की तरफ से मूव कर रहा होता है, और कोल्ड एयर मास जो है वो नॉर्थ की तरफ से मूव कर रहा होता है। ये जो हम कह रहे हैं इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में देखें तो मान लेते हैं कि ये है हमारी लंबी चौड़ी अर्थ। ये है हमारी लंबी चौड़ी अर्थ, और ये है अर्थ के ऊपर इक्वेटर। ये है अर्थ के ऊपर इक्वेटर। अभी हमने बात की कि विद इन द ट्रॉपिक्स, विद इन द ट्रॉपिक्स जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बेहद सिंपल। विद इन द ट्रॉपिक्स जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं उनको बुलाया जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं। स्टेज जीरो में क्या हो रहा है? एक कोई वार्म एयर मास है। मान लेते हैं कि ये है वार्म एयर मास। ये जो वार्म एयर मास है ये साउथ की तरफ से मूव कर रहा है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और दूसरा है कोल्ड एयर मास। मान लेते हैं कि ये है कोल्ड एयर मास, और ये जो कोल्ड एयर मास है ये नॉर्थ की तरफ से मूव कर रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है। इवेंचुअली होगा क्या? इवेंचुअली होगा ये कि ये जो दोनों एयर मासेस हैं ये मूव करते करते एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। होगा क्या कि ये जो कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास जो है वो नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो वार्म एयर मास है ये वार्म एयर मास जो है वो साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। मूव करते करते ये दोनों जो एयर मासेस हैं ये फेस टू फेस आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, और एक फ्रंट फॉर्म होगा। ये जो फ्रंट फॉर्म होगा ये कैसा फ्रंट होगा? ये एकदम स्टेशनरी फ्रंट होगा। स्टेशनरी फ्रंट होगा इसका मतलब क्या है कि अभी तक इस फ्रंट पे
कोई भी वेदर फिनोमिनाज देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये फ्रंट एकदम स्टेशनरी है, ये फ्रंट एकदम शांत है। अगर और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो कोल्ड एयर मास है और ये जो वार्म एयर मास है, इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे में घुसने की कोशिश नहीं की है। तो स्टेज जीरो में क्या हो रहा है, स्टेज जीरो में ये जो वार्म एयर मास है और ये जो कोल्ड एयर मास है, ये एकदम फेस टू फेस आ गए हैं और एक स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म हो गया है। फिर आती है अगली स्टेज, और ये जो अगली स्टेज है इसको हम क्या बुला रहे हैं, इसको हम बुला रहे हैं स्टेज वन। क्या बुला रहे हैं, स्टेज वन बुला रहे हैं। इस स्टेज वन में क्या होता है, ये जो वार्म एयर मास है, ये जो वार्म एयर मास है, ये कोशिश करता है और ज्यादा नॉर्थवर्ड मूव करने की। और ये जो कोल्ड एयर मास है, ये जो कोल्ड एयर मास है, ये कोशिश करता है और ज्यादा साउथवर्ड मूव करने की। बेहद सिंपल। स्टेज वन में क्या हो रहा है कि ये जो वार्म एयर मास है, ये कोशिश कर रहा है नॉर्थवर्ड मूव करने की। ये जो हमारा वार्म एयर मास है, ये और ज्यादा पुश कर रहा है, ये और ज्यादा कोशिश कर रहा है नॉर्थ की तरफ मूव करने की। और ये जो कोल्ड एयर मास है, ये कोशिश कर रहा है साउथवर्ड मूव करने की। भाई अपना मोशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो कोल्ड एयर मास है, ये और ज्यादा कोशिश कर रहा है साउथ की तरफ मूव करने की। और इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एयर मासेस एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाने की। और इसकी वजह से क्या होगा, एक मोशन बन जाएगा, एक मोशन क्रिएट हो जाएगा। मोशन कैसे क्रिएट होगा, ये जो वार्म एयर मास है, ये कुछ इस तरीके से घूमने की शुरुआत कर देगा, और ये जो कोल्ड एयर मास है, ये कुछ इस तरीके से घूमने की शुरुआत कर देगा, और बीच में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बीच में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये लो प्रेशर एग्जैक्टली किस तरीके से क्रिएट होता है उसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये जो लो प्रेशर है, इसके इर्द गिर्द ये जो वार्म एयर मास है और ये जो कोल्ड एयर मास है, ये घूम रहे होते हैं। वार्म एयर मास और जो कोल्ड एयर मास है, वो इस लो प्रेशर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, और इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। तो स्टेज वन में क्या हुआ कि जो वार्म एयर मास है, वो कोशिश करता है और ज्यादा नॉर्थ साइड में जाने की, और जो कोल्ड एयर मास है, वो कोशिश करता है और ज्यादा साउथ साइड में जाने की। और ये जो दोनों एयर मासेस हैं, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, और इसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है अराउंड अ लो प्रेशर। अच्छा, इसमें एक खास बात और है। खास बात क्या है कि ये जो कोल्ड एयर मास होता है, ये वार्म एयर मास के कंपैरिजन में तेज ट्रेवल करता है, फास्टर ट्रेवल करता है, फास्टर घूमता है। वार्म एयर मास के कंपैरिजन में ये जो कोल्ड एयर मास है, ये तेज ट्रेवल कर रहा है, ये फास्टर घूम रहा है, ये फास्टर फास्टर इस लो प्रेशर के अराउंड घूम रहा है। और फिर आती है अगली स्टेज, और ये जो अगली स्टेज है, इसको हम क्या बुला रहे हैं, इसको हम बुला रहे हैं स्टेज टू। और स्टेज टू में क्या होता है, देखो ये तो लो प्रेशर है ही, ये क्या है, ये लो प्रेशर है। अब देखो होगा क्या कि ये जो वार्म एयर मास है, ये रिलेटिवली थोड़ा धीमे ट्रेवल कर रहा है। ये जो वार्म एयर मास है, ये रिलेटिवली थोड़ा धीमे ट्रेवल कर रहा है, और जो कोल्ड एयर मास है, वो तेज तेज ट्रेवल कर रहा है। जो कोल्ड एयर मास है, वो तेज तेज ट्रेवल कर रहा है। तो होगा क्या कि ये जो कोल्ड एयर मास है, ये जो कोल्ड एयर मास है, इस वार्म एयर मास को दबाने की शुरुआत कर देगा, दोनों तरफ से घेर लेगा। ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, डायग्राम तो ऐसे घूम रही है, ये जो एयर मासेस हैं, ये घूम रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने बना दिया है। हो क्या रहा है कि ये जो कोल्ड एयर मास है, ये फास्टर ट्रेवल कर रहा है, फास्टर घूम रहा है, और ये जो कोल्ड एयर मास है, ये दोनों तरफ से इस वार्म एयर मास को दबाने की शुरुआत कर देगा। अच्छा, अगर ये वाला केस कंसीडर करें, तो यहां पे वार्म एयर मास जो है, वो कोल्ड एयर मास की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहां पे कैसा फ्रंट बना, यहां पे वार्म फ्रंट बनेगा। और अगर ये वाला केस कंसीडर करें, तो यहां पे कोल्ड एयर मास जो है, वो वार्म एयर मास की तरफ मूव कर रहा है, तो यहां पे कैसा फ्रंट बना, यहां पे कोल्ड फ्रंट बना। वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। देखो, जहां पे वार्म फ्रंट होता है, वहां पे कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, वहां पे कंटिन्यूअस रेनफॉल देखने को मिलती है, और ये जो रेनफॉल होती है,
ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। लेकिन जहां पे कोल्ड फ्रंट होता है वहां पे एकदम सडन रेनफॉल देखने को मिलती है, वहां पे एकदम सडन रेनफॉल देखने को मिलती है और वहां पे क्यूमुलस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। कैसे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं? क्यूमुलस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। वार्म फ्रंट क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है? वार्म फ्रंट पे वेदर फिनोमेनास किस तरीके के देखने को मिलते हैं। सेम कोल्ड फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट किस तरीके से फॉर्म होता है, कोल्ड फ्रंट पे किस तरीके के वेदर फिनोमेनास देखने को मिलते हैं, इस सब के बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। अब हो क्या रहा है, ये जो स्टेज 2 है, इस स्टेज 2 में ये जो वार्म एयर मास है, इस वार्म एयर मास को कोल्ड एयर मास ने दोनों तरफ से दबाने की शुरुआत कर दी है। एक तरफ वार्म फ्रंट फॉर्म हो गया है और दूसरी तरफ कोल्ड फ्रंट फॉर्म हो गया है। अच्छा, अब ये घूमते रहेंगे। ये जो कोल्ड एयर मास है ये वार्म एयर मास को दबा रहा है और फिर शुरू होगी स्टेज 3। और स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में क्या होगा, ये जो वार्म एयर मास है इसको अपलिफ्ट कर लिया जाएगा, इसको पूरे तरीके से लैंड सरफेस से उठा दिया जाएगा। और उठाएगा कौन? कोल्ड एयर मास उठाएगा। देखो हो क्या रहा है, मान लेते हैं थोड़ा प्लेन में अगर समझें तो ये है प्लेन एरिया, ये है हमारा कोल्ड एयर मास, ये है हमारा कोल्ड एयर मास और बीच में है वार्म एयर मास। ये घूम रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं कि पहले स्थिति ऐसी है कि जो वार्म एयर मास है इसको कोल्ड एयर मास ने दोनों तरफ से दबाया हुआ है। फिर आगे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो कोल्ड एयर मास है, क्योंकि ये फास्टर ट्रेवल कर रहा है और दूसरा कोल्ड एयर मास है तो हैवी होगा, डेंस होगा, और वार्म एयर मास जो है वो थोड़ा लाइट होगा, तो ये जो कोल्ड एयर मास है ये क्या करेगा, ये इस वार्म एयर मास को और ज्यादा दबाने की शुरुआत करेगा, और ज्यादा प्रेस करने की, दबाने की शुरुआत करेगा। और फिर इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास पूरे तरीके से इस वार्म एयर मास को अपलिफ्ट कर देगा, उठा देगा। ये जो वार्म एयर मास है ये पूरे तरीके से लैंड सरफेस से अलग हो जाएगा। ये जो कोल्ड एयर मास है ये पूरे तरीके से वार्म एयर मास को ओवरटेक कर लेगा, और ये जो स्टेज है इसको बुलाया जाता है ऑक्लूजन स्टेज। क्या बुलाया जाता है? ऑक्लूजन स्टेज बुलाया जाता है। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था। हो क्या रहा है कि अब ये जो साइक्लोन है ये साइक्लोन खत्म होगा, बिकॉज फ्रंट खत्म हो गया। वार्म एयर मास को पूरे तरीके से कोल्ड एयर मास ने उठा दिया है, लैंड सरफेस से अलग कर दिया है, तो फ्रंट इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। और अगर फ्रंट खत्म हो गया तो ये जो साइक्लोन है, ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी खत्म हो जाएगा। ये जो एयर घूम रही थी इस लो प्रेशर के अराउंड, यही था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन कोल्ड एयर मास ने वार्म एयर मास को पूरे तरीके से अपलिफ्ट कर दिया, लैंड सरफेस से बिल्कुल अलग कर दिया। तो अब ये जो फ्रंट है ये फ्रंट खत्म हो जाएगा, और अगर फ्रंट खत्म हो जाएगा तो ये जो एयर घूम रही थी इसका घूमना बंद हो जाएगा, और अगर घूमना बंद हो गया तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी डेसिपेट हो जाएगा। होपफुली ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, और अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट को हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब हम यूट्यूब वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हैं तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन की कहानी क्या है वो तो हमने देख ली। टेक्स्ट को देख लेते हैं। इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी। शुरुआत में जो फ्रंट फॉर्म होता है वो स्टेशनरी होता है, अभी अभी हमने देखा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहानी क्या है, जो वार्म एयर होती है वो साउथ की तरफ से चल रही होती है। जो वार्म एयर मास होता है वो साउथ की तरफ से मूव कर रहा होता है, और जो कोल्ड एयर मास होता है वो नॉर्थ की तरफ से मूव कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस आते हैं और फ्रंट फॉर्म होता है। जब फ्रंट फॉर्म हो जाता है तो ये जो वार्म एयर मास होता है ये कोशिश करता है और ज्यादा नॉर्थ की तरफ मूव करने की, और जो कोल्ड एयर मास होता है वो कोशिश करता है और ज्यादा साउथ की तरफ मूव करने की। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से
एक मोशन की शुरुआत हो जाती है, और ये जो मोशन की शुरुआत होती है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिलता है, अभी अभी हमने बात की है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, ये जो लो प्रेशर के इर्द गिर्द वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, या फिर ये कहें कि वार्म एयर और कोल्ड एयर घूम रही है, इसी मोशन को क्या बोलते हैं? इसी मोशन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसमें एक वार्म फ्रंट देखने को मिलता है और इसमें एक कोल्ड फ्रंट देखने को मिलता है। अभी अभी हमने बात की है कि वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अच्छा, देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर और वार्म सेक्टर वेस्ट बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द रियर कोल्ड एयर और कोल्ड सेक्टर। जो वार्म एयर होती है, जो वार्म एयर मास होता है, उसको ये जो कोल्ड एयर मास है ये चारों तरफ से, या ये कहें कि दोनों तरफ से घेर लेता है। ये जो वार्म एयर होती है ये धीरे धीरे कोल्ड एयर के ऊपर जाने की शुरुआत करती है। जैसे जैसे वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर जाएगी तो कंडेंस होगी और क्लाउड्स के फॉर्मेशन की शुरुआत होगी। क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो खूब सारा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। अभी अभी हमने बात की है, यहां पे हमने देखा है कि ये जो वार्म फ्रंट है इस पर रेनफॉल देखने को मिलती है, और ये जो कोल्ड फ्रंट है इस पर सडन रेनफॉल देखने को मिलती है। इन डिटेल हमने इसके बारे में पढ़ा था पिछले सेशन में, होपफुली आपको याद होगा। तो खूब सारी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली होता यह है कि ये जो कोल्ड फ्रंट है ये वार्म फ्रंट से फास्टर मूव कर रहा होता है, और इसलिए अल्टीमेटली इस वार्म फ्रंट को पूरे तरीके से ओवरटेक कर लेता है। और जैसे ही वार्म फ्रंट पूरे तरीके से ओवरटेक होता है, अपलिफ्ट होता है, लैंड सरफेस से अलग होता है, वैसे ही फ्रंट जो है वो खत्म होने लग जाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है। अल्टीमेटली ये जो फ्रंट है ये डेसिपेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो साइक्लोन है वो भी डेसिपेट हो जाएगा। ये सारी बातचीत हमने यहां पे समझी है, होपफुली यहां पे आपको ये सारी बातचीत समझ में आई होगी। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि विद इन द ट्रॉपिक्स अकर होते हैं, और ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, या फिर ये कहें कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो कि बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स अकर होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखो, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, और हमने देखा है कि टेम्परेट साइक्लोन्स में एकदम क्लियर फ्रंटल सिस्टम देखने को मिलता है। एक फ्रंट जो है वो क्लियरली फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। लेकिन जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में फ्रंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स में फ्रंटल सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो सी के ऊपर भी फॉर्म हो जाते हैं और वो लैंड के ऊपर भी फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर फॉर्म होते हैं। लैंड के ऊपर आते ही ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये सी और लैंड दोनों के ऊपर फॉर्म होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर फॉर्म होता है। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये लंबे चौड़े एरिया को अफेक्ट करते हैं, लार्जर एरिया को अफेक्ट करते हैं। इनके कंपैरिजन में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये कम एरिया को, लेस एरिया को अफेक्ट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी विंड वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। और अगर विंड वेलोसिटी हाई होगी तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस सी बातें होंगे। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर ये कहें कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनके द्वारा कम डिस्ट्रक्शन होता है। कम डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? बिकॉज विंड वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव क्यों करते हैं? क्योंकि
बियॉन्ड दी ट्रॉपिक्स जो विंड्स फ्लो करती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, उनकी डायरेक्शन वेस्टर्ली होती है। हमने पढ़ा इसके बारे में। तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, या ये कहें कि मूव करते हैं, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में फ्रंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स में फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स सी और लैंड दोनों के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर फॉर्म होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम एरिया को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स ज्यादा एरिया को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स में जो विंड की वेलोसिटी होती है वो कम होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स कम डिस्ट्रक्शन करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है और यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। देखो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से कई चीजों में डिफर करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनमें क्लियर फ्रंटल सिस्टम देखने को मिलता है, साफ साफ फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में फ्रंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये लार्जर एरिया को अफेक्ट करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये लैंड और सी दोनों के ऊपर ओरिजिनेट हो सकते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लैंड के ऊपर पहुंचते हैं ये खत्म हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो लंबे चौड़े एरिया को अफेक्ट करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो लेस एरिया को अफेक्ट करते हैं। जो विंड वेलोसिटी होती है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसी को हमने यहां पे शॉर्ट में देखा है, तो इसको देख लो, इसको याद कर लो, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।